प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आज हम अध्याय विधायिका इस अध्याय के बारे में बात करेंगे और इसमें भी द्विसदनीय विधायिका के गुण। द्विसदनात्मक, देखो एक सिंगल सदन होता है, एक डबल सदन। भारतवर्ष में 7 राज्य हैं ऐसे जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, विधायिका है। तो आज हम द्विसदनीय विधायिका के गुणों के बारे में बात करेंगे। व्यवस्थापिका के संगठन के आधार पर 2 रूप होते हैं भाई, एक सदनीय और दूसरा द्विसदनीय। एक सदनीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है और द्विसदनीय व्यवस्था में 2 सदन होते हैं। व्यवस्थापिका में एक सदन हो अथवा 2 सदन, इस विषय पर विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। कुछ विद्वान एक सदनीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो कुछ विद्वान द्विसदनीय व्यवस्था को अच्छा यानी उपयुक्त समझते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से द्विसदनीय व्यवस्थापिका ही अधिकांश देशों में अपनाया गया है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन का अगर हम जिक्र करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड सभा और कॉमन सभा तथा भारत में राज्यसभा और लोकसभा यानी निम्न सदन और उच्च सदन। ज्यादातर अभी बताया देशों में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो अब हम देखते हैं द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुण। पहला गुण है भाई, प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। अगर एक ही सदन होगा तो फिर वो निरंकुश होकर कार्य करेगा। 2 सदन होंगे तो एक सदन दूसरे की निरंकुशता पर रोक लगाएगा। एक सदनीय व्यवस्थापिका में सदन प्राय स्वेच्छाचारी कानूनों का निर्माण कर सकता है। इस दृष्टि से दूसरा सदन पहले सदन की निरंकुशता को रोकने में सहायक होता है। जहां संसदात्मक प्रणाली होती है वहां पर निम्न सदन में तो सरकार का बहुमत होता है और वह निम्न सदन में किसी प्रकार के कानूनों का निर्माण करा सकती है। अतः उस समय उस सदन ही सरकार की गलत नीतियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत में राज्यसभा लोकसभा की अनुचित नीतियों पर नियंत्रण रखती है। दूसरा है भैया विवेकहीन कानूनों पर नियंत्रण। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में बनाए जाते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता या जो कोई ठीक नहीं होते। तो एक सदन दूसरे सदन को जो है इस तरीके के विवेकहीन कानूनों को बनाने पर नियंत्रण लगा सकता है। दूसरे सदन के वृद्ध योग्य तथा अनुभवी सदस्य इस प्रकार के विवेकहीन कानूनों के निर्माण पर नियंत्रण रख सकते हैं। तीसरा है जनमत के निर्माण में सहायक। प्रथम सदन विधेयक पारित करके दूसरे सदन में भेज देता है। वहाँ पर भी विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। इस बीच जनता को उस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। जनता विधेयक के विभिन्न पहलुओं तथा गुण दोषों पर विचार करती है। इससे जनमत का निर्माण होता है। चौथा गुण है भाई योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व। द्वितीय सदन में प्राय योग्य अनुभवी तथा विद्वान व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो राजनीतिक दलबंदी से दूर रहते हैं। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए योग्य व्यक्तियों को मनोनीत करके देश के लिए इनकी सेवाएं प्राप्त करता है। क्योंकि द्वितीय सदन में जो है कुछ व्यक्ति राष्ट्रपति भी मनोनीत करता है और वो योग्य व्यक्ति होते हैं, विभिन्न समाजों से विभिन्न समुदाय से संबंधित होते हैं। 5वां कार्यभार में कमी। द्वितीय सदन की उपस्थिति से निम्न सदन का कार्यभार कम हो जाता है। बहुत से विधेयक सीधे उच्च सदन में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। छठा अल्पसंख्यकों और विशिष्ट हितों को प्रतिनिधित्व। द्वितीय सदन के होने से अल्पसंख्यकों और विशिष्ट हितों को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। 7वां है भाई संघात्मक शासन के लिए आवश्यक। संघात्मक शासन के लिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका होनी आवश्यक है, क्योंकि एक सदन जनता का और दूसरा सदन संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी आप देखिए लोकसभा में
हम जो है डायरेक्ट उनका चुनाव करते हैं, तो वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो दूसरा सदन है उसमें जो है विभिन्न राज्यों से चुनकर लोग आते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8वां गुण है भाई स्वतंत्रता की रक्षा। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के अंतर्गत जनता की स्वतंत्रता की रक्षा की संभावनाएं और भी प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि उस सदन के योग्य एवं अनुभवी सदस्य व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता के पक्षधर होते हैं। तो ये इस तरीके से 8 गुण थे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के। अब हम इनके दोषों के बारे में देखेंगे कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका के कौन कौन से दोष हैं भाई। पहला दोष है लोकतंत्र के विरुद्ध। द्विसदनीय प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि जनमत एक ही होता है, दो नहीं भाई। एक विषय पर एक ही समय जनता की 2 इच्छाएं कदापि नहीं हो सकती। दूसरा है द्वितीय सदन अनावश्यक। दूसरा सदन अनावश्यक है और निरर्थक होता है। ABCA's के अनुसार द्वितीय सदन का क्या लाभ है? यदि दूसरा सदन पहले सदन से सहमत है तो निरर्थक है, वह बेकार है, यानी दोनों एक दूसरा के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और यदि उसका विरोध करता है तो हानिकारक है। उच्च सदन या तो निम्न सदन से सहमत होगा या उसका विरोध करेगा, 2 ही बात होंगी। अतः यह प्रत्येक दशा में निरर्थक है। तीसरा है भाई संघर्ष का भय। द्वितीय सदन संघर्ष को प्रोत्साहन देता है तथा दोनों सदनों के पारस्परिक संघर्ष के कारण शासन संचालन में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। चौथा है अनावश्यक देरी। कभी कभी किसी विषय विशेष पर अविलंब कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तुरंत में, परंतु द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में विधेयक पर अलग अलग विचार होने से अनावश्यक समय खर्च होता है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित विधायन की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ कानून तुरंत में बनाए जाते हैं, जल्दी में बनाए जाते हैं। 5वां अनावश्यक व्यय। द्वितीय सदन राष्ट्र के व्यवहार में वृद्धि करता है। दूसरे सदन पर अनावश्यक रूप से खर्च किया गया धन राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग ही सिद्ध होता है। और छठा है भैया संगठन में कठिनाई। द्वितीय सदन के संगठन में बड़ी कठिनाई होती है। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से द्वितीय सदन का संगठन किया जाता है। इंग्लैंड में दूसरा सदन एक वंशानुगत संस्था है, इंग्लैंड में। कनाडा में मनोनीत संस्था और भारत में इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 7वां है उत्तरदायित्व का अभाव। जो आलोचक हैं उनका मानना है कि द्विसदनीय व्यवस्था में प्रथम सदन अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसके समक्ष विकल्प के रूप में दूसरा सदन विद्यमान रहता है। और भैया 8वां दोष है इसका द्विसदनीय व्यवस्थापिका का, संघ राज्यों के लिए भी अनावश्यक। विभिन्न आलोचकों का विचार है कि द्वितीय सदन संघात्मक राष्ट्र के लिए न तो उपयोगी है और न ही किसी दृष्टि से आवश्यक है। रॉबर्टसन ने तो यहाँ तक कहा है, रॉबर्टसन के अनुसार संघ राज्यों की विशेष परिस्थितियों को छोड़कर द्वितीय सदन के पक्ष में कोई सैद्धांतिक तर्क नहीं है। तो ये इस तरीके से आज हमने जो चर्चा की वो द्विसदनीय विधायिका के सबसे पहले गुणों की चर्चा की, फिर इसके क्या दोष हैं, क्या इसकी बुराइयां हैं, क्या इसकी हानि है, इस विषय में चर्चा की। तो मैं सभी छात्रों से कहूँगा कि वो जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। परसों तरसों मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी भेजी थी, वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और एक अपील और है कि सभी छात्र जो है विद्यालय में अपने अभिभावक, अपने माता पिता की परमिशन लेकर कक्षा में आएँ। आपको काफ़ी लाभ होगा यहाँ जब आप यहाँ पढ़ेंगे। काफ़ी किताब लेकर आएँ। धन्यवाद।